केजरीवाल क्या करने वाले हैं, इसके साथ ही क्या अब आम आदमी पार्टी में और भी भगदड़ मचने वाली है, कोई और नेता पार्टी छोड़ सकता है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है, क्या उसे पंजाब की सत्ता खोनी पड़ सकती है, इसके साथ ही गुजरात में क्या उसे कुछ अच्छा मिल सकता है या ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, वहां पर उसका कैसा भविष्य नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के वर्तमान और भविष्य को लेकर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। इसके साथ भविष्य को लेकर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है, उस पर भी बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल के गढ़ में, ममता के गढ़ में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं। तो इन दोनों विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे खास मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आलोक जी, सबसे पहले आप पर बात करते हैं। गुजरात नगर निगम चुनाव के परिणाम आए हैं और उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि केजरीवाल और उनकी टीम ने जितनी मेहनत की है, हो सकता है उन्हें अच्छी खासी सफलता मिल जाए। लेकिन जो परिणाम मेरे सामने है उसमें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है गुजरात में। पंजाब में भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही आपके लिए। आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही, संकट के दौर से? देखिए वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। जिन बातों के लिए, जिन आदर्शों के लिए आपकी तरफ लोग मुखातिब हुए थे, एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग करप्ट्स लाइक पावर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वही हाल हुआ आम आदमी के केजरीवाल जी का। जिन जिन बातों को लेकर इन्होंने जनता में जोश जगाई थी, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ऑफिशियल गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, और उसके पलट इन्होंने सारी चीजें उलट कर दी। और एक आदमी अगर छोड़ के जाता तो मैं मानता कि चलिए उसकी गलती है। पूरी लंबी फेहरिस्त है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, जो एक कवि है कुमार विश्वास, उसके बाद और भी जो लोग गए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के अच्छे लोग थे। लेकिन किसी न किसी कारण, इनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के कारण, इन लोगों ने पार्टी से अपने को अलग, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, सबने पार्टी नहीं ज्वाइन की अलग अलग जी। कुछ लोग तो अभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग एक समूह बनाकर, बताइए 10 में से 7 चला गया तो बचा क्या। तो जिस इनको लोगों ने एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा था कि एक तेज तर्रार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक ईमानदार व्यक्तित्व का आदमी अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़कर एक देश में अगर सरकार बनाता है, आपको तो अच्छे से याद होगा आलोक जी, 2014-13 का वो दौर जब केजरीवाल का देश में एक बड़ा नाम बन चुके थे। अचानक से वो 2014 में वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए थे मोदी जी के खिलाफ, सीधे उनको चुनौती देना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना कि देश ने इनकी तरफ एक बार आंख उठा के देखा था, लेकिन क्लोज टू पावर ही गॉट करप्टेड, और फिर ये तरह तरह के चीजों में चलते चले गए। और आज अंतोगत्वा इनका ये हश्र हुआ है कि इज अ मैन, ऑलमोस्ट अ मैन विदाउट आर्मी। अब पंजाब में जो कुछ भी है उस पर कितना डिपेंड करता है ये तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो पंजाब की जनता तय करेगी। लेकिन ऑब्वियसली अब इनका ना वो जलवा रहा, ना रुतबा रहा, ना इनके तरफ लोग उस तरीके से मुखातिब है। ऑलमोस्ट अ फॉरगॉन कंक्लूजन। आलोक जी, आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि आम आदमी पार्टी में कोई और बड़ा नेता भी अब पार्टी छोड़ सकता है? आपके हिसाब से अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो अगला नंबर किसका हो सकता है? देखिए, जब कुनबा ढहता है तो एकाएक ढहने लगता है। अब कौन और इसमें आएगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, चीजें दुरुस्त नहीं है ये मैं कह सकता हूं। और भी लोग आ सकते हैं।
मेरी जानकारी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो भी आने की, जिसकी मैंने सुगंध सुनी हो, लेकिन जी। कुछ भी हो सकता है। और क्या जब आपको लगता है जहाज में पंजाब आग में? लगती है तो पहले चूहे कूदते हैं, उसके बाद लोग भी कूदते हैं। तो जी। अब तो कितने लोग कूद गए, तो अब जो बचे हैं वो भी शायद कूद जाए। पंजाब यू में जो रियली डोंट नो। आपके विधायक हैं उनमें से क्या टूट हो सकती है आपके हिसाब से चुनाव से ठीक पहले 2027 में? अब ये तो मान पे डिपेंड करेगा कि वो अपने फ्लॉक को कैसे इकट्ठा करके रखते हैं, या केजरीवाल जी उनको कैसे इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके भी कुछ चेले चपाटे एमएलए होंगे, वो चाहेंगे कि उनको भी हम खींच कर अपनी तरफ लाएं। बट ऑल दिस इज प्रेडिक्शंस, अभी कोई कॉन्क्रीट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बट बिल्कुल। डेफिनेटली ही स्टैंड्स ऑन अ वीक विकेट। गुजरात में एक शक्ति के रूप में आप आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उसका वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ चुका था, 5 सीटें भी जीत ली थी आम आदमी पार्टी ने। 2027 में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ कर सकती है? गुजरात में जी। देखिए, ये जो अभी हुआ है इनके साथ, इसका देशव्यापी असर हुआ है। लोगों के दिल में एक बात घुस गई है कि केजरीवाल जी अब खत्म हो गए हैं या खत्म की तरफ हैं, तो इसका तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। अब उसमें ये कितना डेंट बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता गुजरात में इनका कुछ अब दोबारा चलने वाला है करिश्मा। अब एक स्टोरी खत्मे की तरफ है। अब कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना आगे अपने को स्टेबल कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो ही इज अ वीक मैन। उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन, एम्बिशंस सब नीचे की तरफ चले गए होंगे। स्वाभाविक है, जब आपका इतना बड़ा चीज आपके साथ हो जाए तो कोई भी आदमी हिल जाएगा। और पंजाब जो इनके हाथ में है, इनकी पहली प्रायोरिटी होगा कि पंजाब के कुनबे को बचाएं। जैसा मैंने कहा कि पंजाब में एक टूट की संभावना हो सकती है, और अगर वहां भी एक बड़ा टूट हुआ तो डेफिनेटली इनके लिए और बड़ा डेंट होगा। इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर और छवि धूमिल होगी। कुछ चीजों के लिए हमें थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए बिल्कुल। आज की डेट में। आलोक जी, लेकिन दो तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि आज के दौर में राजनीति करना, चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। आप भी राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपको पता है कि एक छोटे से विधानसभा के चुनाव को देख लें, पार्षद के चुनाव को देख लें, उसमें भी आपको 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों तक खर्च करने पड़ते हैं। उस दौर में एक दल जो भी 12-14 साल पहले ही बना है, उसे खुद को खड़ा करना है, विस्तार करना है, उसमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसी चक्कर में लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी राज्यसभा वाली सीटें बहुत सारे बड़े व्यापारिक घराने के लोगों को दे दी, बिजनेसमैन लोगों को दी। उनसे उम्मीद थी कि हो सकता है ये लोग चुनाव में मदद करेंगे आर्थिक तौर पर पार्टी को। आपको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी में टूट हुई है, उसके बाद क्या हम मान के चले कि अब भविष्य में भारत में छोटे मोटे राजनीतिक दलों के लिए राजनीति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़े खिलाड़ी ही बचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज भी स्टैलिन मजबूत है, डीएमके मजबूत है, आज भी आंध्र प्रदेश में मजबूत है, और रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, आज भी टीआरएस तेलंगाना में मजबूत है, आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। राजद का कुछ सीटें कम आई है, लेकिन जमीन पर तो आज भी वो खड़ा है। इनके जैसा कुनबा एकदम नहीं हिल गया जी। इन सब के मुकाबले ये बहुत कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। बिल्कुल। संजय मिश्रा जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है पार्टी में टूट हुई? आप इस सवाल का जवाब तो बहुत बार दे चुके होंगे तमाम चैनलों पर कि टूट के पीछे की क्या वजह रही, क्या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरह चर्चाएं हो रही थी, सियासी गलियारों में भी ऐसी बातें हो रही हैं कि बीजेपी किसी क्षेत्रीय दल के खिलाफ इतनी शिद्दत से काम कर
पीछे पड़ी है, ये बहुत कम देखने को मिला है। एक महाराष्ट्र में देखने को मिला था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश हुई थी, और एक अब आपके दल के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 में से 7 राज्यसभा के सांसदों को तोड़ लिया जा रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी इतना खार खाए क्यों बैठी है आम आदमी पार्टी से? नहीं, देखिए, आप बिहार को भूल जा रहे हैं। ये पॉइजन जो होता है, पॉइजन एक पॉइजन होता है जो एट ए टाइम आदमी को देंगे और वो मर जाता है। एक स्वीट पॉइजन होता है, वो धीरे 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 इंसान के ब्लड में जाता है और फिर काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, देखिए, बिहार की, आपने महाराष्ट्र की बात किया, लेकिन नीतीश कुमार को देखिए, जेडीयू की सरकार खत्म, नीतीश की सरकार खत्म। आम आदमी पार्टी के साथ इनका एक दूसरा सोच है। इन्होंने एक चीज देखा, और ये फैक्ट भी है, इसे कितना भी हम घुमा लें या कोई भी घुमा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली में एक रिकॉर्ड बना देना कि 70 सीटों में 67 सीट लेकर चले जाना, ना कांग्रेस कर पाई थी ना बीजेपी कर पाई थी। दूसरे चुनाव में 63 सीट के साथ में सरकार बना लेना, ना बीजेपी कभी की थी ना कांग्रेस। उसके बाद में पंजाब में आप देखिए, पंजाब में भी जब सरकार बनती है तो क्लीन स्वीप, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना अकाली दल। अब हम पहुंचते हैं गुजरात में। गुजरात में पहली बार हम चुनाव लड़ते हैं और 14% वोट के साथ में हम वहां पे उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को दर्द इसी बात का तो है कि हम नीतियों में तो हरा नहीं पाएंगे अरविंद केजरीवाल को, उस सोच से तो लड़ नहीं पाएंगे हम, उस ईमानदारी से हम नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली में आप कहते हैं दिल्ली में हरा दिया बीजेपी, ये कह रही है मैंने केजरीवाल को हरा दिया, केजरीवाल को हरा दिया। भाई आप ये देखिए कि आप जीत कर 47% वोट आपको मिलता है दिल्ली में, आप सरकार बनाते हैं। 47% वोट आप तब लेते हैं जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, टॉप 5 लीडर्स को आप उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। तो 2% के वोट मार्जिन से आप चुनाव जीतते हैं। इतना षड्यंत्र करने के बाद पूरे अपने गठबंधन को लगा देते हैं ईडी, सीबीआई। और सबसे बड़ी संजय सवाल, जी, आप सर, सबसे बड़ी सवाल एक है, चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल गलत हैं, तो फिर उन्हीं राज्यों में एक्टिव क्यों होती है ईडी, सीबीआई, और इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है? दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में एक्टिव हो जाएगी, महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र में एक्टिव हो जाएगी। और मैं कहता हूं आप बहुत पाक साफ है, बहुत ईमानदार हैं, आपकी स्वतंत्र है ईडी, स्वतंत्र है सीबीआई, अपने हिसाब से करती है। तो फिर आप बताइए ना, शुभेंदु अधिकारी पे आरोप तो आपने लगाया था, हेमंत बिश्व शर्मा पे तो आरोप आपने लगाया था, नारायण राणे पे आरोप आपने लगाया था, मुकुल रॉय पे आरोप आपने लगाया था, छगन भुजबल पे आरोप आपने लगाया था, और वो 25 लीडर जो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए जिन पे आरोप आपने लगाए थे, उन केसों का स्टेटस क्या है? आप देश की जनता को बताइए ना। और क्या कारण है कि जो लोग आपके पार्टी में जैसे ही शामिल होते हैं ईडी, सीबीआई सुस्त हो जाती है? क्या जनता मूर्ख है? संजय जी, सर मेरा एक सवाल और होगा, आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हैं, अंदर खाने अभी क्या चर्चाएं हो रही हैं? जैसे कि ये जो 7 सांसद गए हैं, इन्हें तो आपकी पार्टी गद्दार कह रही है कि इन्होंने गद्दारी की है, पंजाब के साथ गद्दारी की है, आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ गद्दारी की है। आपके हिसाब से अभी क्या पार्टी में और भी गद्दार मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में 27 के चुनाव से पहले जा सकते हैं पार्टी छोड़कर? देखिए, किसी भी दल में, राजनीति में मैं इतना मान के चलता हूं, हर एक व्यक्ति अपनी सेफ्टी को पहले लेकर चलता है, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो। जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी में जाने से हम जेल में जाने से बच जाएंगे, तो वो जाएंगे, वो करेंगे, और पहले से भी ये होता आया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश का गद्दार कौन है ये खोज कर निकालना जरूरी है। संविधान के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचलने का प्रयास दिन पर दिन कौन कर रहा है, ये देखना होगा, और उनका सफाया देश की जनता करेगी। उनसे बड़ा गद्दार देश में कोई भी नहीं है। एक सवाल और संजय जी होगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे आलोक वत्स जी के पास। संदीप पाठक की खूब बातें हो रही हैं, जैसे अशोक मित्तल का नाम ले ले, राजेंद्र गुप्ता का नाम ले ले, उनको लेकर कहा गया कि वो व्यापारी लोग हैं, उन्हें ईडी, सीबीआई का डर हो सकता है, इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया।
संदीप पाठक की क्या मजबूरी रही थी? उनका तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वाले इंसान थे वो। आम आदमी पार्टी में आए, राज्यसभा के सांसद गए, केजरीवाल के करीबी थे। और एक सवाल इसमें यह भी है कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में यह कहा गया था कि संदीप पाठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी रणनीति बनाने में, पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी, किस स्लोगन पे काम किया जाएगा, कहां कौन सा उम्मीदवार होगा, सब उन्होंने ही गणित बिठाया था। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से, संदीप पाठक के जाने से आपकी पार्टी को एक रणनीतिक तौर पर झटका लगा है? देखिए, संदीप पाठक जी का काम तब शुरू होता है जब आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है। सिर्फ हम एक बात कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बनाने वाली वो सोच जिसकी कोई तोड़ नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, जितने भी लोग गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, ठीक है, वो सहयोगी हो सकते हैं, उनका भी सहयोग हो सकता है, लेकिन सोच तो अरविंद केजरीवाल का ही। और अरविंद केजरीवाल के सोच को सम्मान मैं इसलिए करता हूं कि देश में आज के टाइम पे एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो खुद से पार्टी बनाया हो, खुद से चुनाव में गया हो, चुनाव जीता हो और सरकार बनाया हो, वो भी एक नहीं, दो राज्यों में। बाकी राज्यों में वोट परसेंटेज लेकर नेशनल पार्टी खड़ा कर देता हो, वो भी 12 साल के अंदर में, 13 साल के अंदर में। क्या आपको लगता है कि एक नाम अरविंद केजरीवाल पार्टी के विस्तार की यही जल्दबाजी पार्टी को अब ले डूब रही है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ले डूब रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण जो लोग, गलत लोग हैं पार्टी में, जिन्हें डर है, वो भाग रहे हैं। और उस स्थिति में वो आम आदमी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो नहीं भागे, आपके पास आएंगे सर, सिंह तो नहीं भागे, कई सारे और सवाल हैं, नहीं भागे, स्वतंत्र जैन नहीं भागे। ये नाम मत गिनाइए सर, नाम मत गिनाइए, इतना भरोसा मत कीजिए, क्या पता जिनके नाम गिना रहे हैं कल को वो भी बीजेपी में चले जाएं। आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। वत्स जी, हमने देखा है राष्ट्रीय पार्टियां तो भी प्रमुख रूप से दो ही कही जाती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन कई सारे क्षेत्रीय दल थे जिनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो राष्ट्रीय फलक पर दिखें। बीएसपी की खूब बात हो रही थी, लेकिन बीएसपी के खड़ा होने में काशीराम जी का वो पूरा संघर्ष आप देखिए, उसको विस्तार करने में बहुत वक्त लगा था, बहुत पदयात्राएं करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, गांव गांव जाकर वो साइकिल से घुमा करते थे। लेकिन इधर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी को 2011, 12, 13 के आसपास से शुरू हुई पार्टी, आज देखिए 3 राज्यों में अच्छी खासी उपस्थिति है। आपके हिसाब से क्या लगता है, यही सवाल जो मैंने किया था अभी संजय मिश्रा जी से, इतनी जल्दबाजी में खुद का विस्तार करना, पार्टी का विस्तार करना, इसी में कहीं कुछ चूक हो गई? देखिए वैभव जी, इतिहास गवाह है कि जो आंदोलन करता है वो सत्य का मजा नहीं लेता है। अन्ना हजारे जी ने ये आंदोलन शुरू किया और उसको राजनीतिक रूप से उसका फायदा उठाया केजरीवाल जी। कर्पूरी ठाकुर ने छोटे वर्गों की लड़ाई लड़ी और उसका फसल काटा लालू यादव और नीतीश कुमार। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इस देश में। लेकिन मैं संजय भाई से पूछना चाहता हूं, बड़े सुलझे हुए राजनीतिक सलाहकार हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, अब नहीं है, अब मोह भंग हो गया इनका उससे, तो कि एक व्यक्ति चला जाता, 2 व्यक्ति चला जाता तो मैं मान लिया। ये पूरी फेरी योगेंद्र यादव क्या संस्थापक में नहीं थे? कुमार विश्वास संस्थापक में नहीं थे क्या? राघव चड्ढा संस्थापक में नहीं थे? प्रशांत भूषण, शशि भूषण संस्थापक में नहीं थे? स्वाति मालिवाल जी नहीं रही होंगी। लेकिन ये सारे लोग को एक एक करके इन्होंने इस हाल में ला दिया कि ये कहीं के नहीं, इनको पार्टी छोड़ना पड़ा। बहुत से लोग तो दूसरे दृष्टिकोण से आए थे और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए इनको छोड़ने के बाद, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखते थे वो चले गए बीजेपी में। आज देश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज देश में 21 राज्यों में, बल्कि 22 राज्यों में अगर किसी ने अपनी सरकार जनता के आशीर्वाद से प्राप्त की है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब देश का भविष्य एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखे जाते थे केजरीवाल जी, लेकिन तरह तरह, कभी वो कांग्रेस में सट जाते हैं, कभी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, कभी वो
इंडिया गठबंधन के पार्ट बनते हैं, कभी वो कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। यू कैनॉट बी सो धुलमुल, जब चाहा जो कह दिया। तो इनकी पॉलिटिकल सीरियसनेस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, और साथियों को साथ नहीं ले चलने की तो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। मजबूत लीडर वही होता है, दूरदर्शी लीडर वही होता है जो अपने कुनबे को अपने साथ अक्षुण्ण रखे। वो ये नहीं कर पाए। आज अगर मान लीजिए बिहार या बंगाल या कहीं और के लोग आपकी ओर देख भी रहे होते, तो आज वो नजरें फेर लेंगे कि इनका तो हालत खराब हो गया। अब ये नहीं रहे उस दमखम के। अब इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पंजाब के कुनबे को एकजुट रखना, बांध के रखना और अपने साथ रखना अगले चुनाव तक। चलिए ये नहीं आपके सवाल का जवाब लेते हैं आलोक जी। संजय जी नाम तो खूब गिनाए जाते हैं। शुरू से हम ले लें 2015 में जब आपको पहली बार पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली थी, वैसे तो 13 में आपने चलाई थी 49 दिनों की सरकार। कई सारे नाम आते हैं, योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत भूषण, शशि भूषण का नाम ले लिया, अलका लांबा, किरण बेदी आपके साथ थी, कुमार विश्वास थे, कपिल मिश्रा थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर चले गए या अरविंद केजरीवाल जिसे किनारा कर लिया। अभी ये 7 लोग और गए हैं। आपके हिसाब से दिक्कत कहां आ रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मैं जो कहूं, मैं जैसे कहूं वैसे ही पार्टी चले, बाकी लोगों की उनको रायशुमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को जाने दिया। आपके हिसाब से क्या वजह रही इन सबके जाने की? देखिए, मैं इस बात का जवाब पहले ही दिया हूं कि स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, जिसे जहां काम करना होगा, जिसे जहां डर होगा कि ईडी और सीबीआई उठा के मुझे जेल में बंद कर देगी, वो लोग भागेंगे। बात आलोक जी ने जो कही फसल काटने की, तो क्या आडवाणी जी का योगदान भारतीय जनता पार्टी में नहीं? मैं तो कहता हूं कि 80% योगदान माननीय से लाल कृष्ण आडवाणी जी का भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने में है। 2014 में उन्हें मार्गदर्शक दीर्घा में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? जोशी जी का क्या गलती था? क्या उन्होंने परिश्रम नहीं किया था? उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो मार्गदर्शक मंडल में है। आपके तो मार्गदर्शक मंडल में हो जाते हैं, बाकियों का क्या करेंगे आप? और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज मैं आपके सामने बैठकर डिबेट कर रहा हूं, 4 पुलिस आ जाए और 4 पुलिस वाले आकर के हमसे यदि दादागिरी करने लग जाए, तो फिर मैं भी तो डरूंगा, मैं भी तो इंसान हूं। ये जो डर की राजनीति पैदा की गई है देश में। लेकिन संजय जी इसमें भी लोग इसका जवाब भी देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो किसी दल में नहीं गए, किसी दल के साथ जुड़े नहीं, उनकी विचारधारा जो पहले थी अब भी है। योगेंद्र यादव ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ चले गए, वो आम आदमी पार्टी छोड़ा उन्होंने तो। प्रशांत भूषण ऐसा नहीं कि उनकी विचारधारा बदल गई, वो अब भी अपने विचारों के साथ खड़े हैं, मौजूद हैं वैसे जैसे पहले थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। तो बिना विचार वाले ही तो भाजपा में जा रहे हैं, चूंकि बिना विचार वाले हैं ये, इनका कोई सिद्धांत नहीं है और ये वैसे ही लोगों को तो लेते हैं अपने पास। आप ये देखिए ना, इनके पास लोग कहाँ हैं? कांग्रेस के लोग भाजपा में, सपा के लोग भाजपा में, टीएमसी के लोग भाजपा में, शिवसेना के लोग भाजपा में। इनके पास लोग कहाँ हैं बताइए जरा? भाजपा में कौन से लोग हैं बताइए? महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग हैं, बिहार में जेडीयू के लोग हैं, बंगाल में टीएमसी के लोग हैं, और वो लोग हैं नेता इन्होंने बना रखा जिसके ऊपर श्वेत पत्र लेकर घूम रहे थे 2015 में। बोला ये चोर है, चोर है, चोर है, नारदा क्लेम किया, नारदा में चोरी किया। और नारदा का घोटालेबाज कौन है? मोदी जी आज हाथ पकड़कर बोलते हैं शुभेंदु को जिताओ, शुभेंदु को जिताओ, शुभेंदु को जिताओ। बंगाल कह रहा है ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, ना ममता को लाओ, ममता को लाओ। चलिए संजय जी बंगाल पे आएंगे, बंगाल से जुड़े सवालों पर आएंगे, बातचीत के आखिरी हिस्से में बंगाल पर भी हमें चर्चा करनी है। मैं उदाहरण दिया हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो किया है
ये कोई भी लीडर के पास कैपेसिटी नहीं है करके दिखा दे कि जनता का पैसा जनता पे खर्च होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने साबित किया कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन रोड़ा बनाया इन्होंने, चूंकि एक केंद्र में बैठे थे। राशन की बात हो, दवाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर काम को इजी तरीके से कि नहीं जनता को कहीं भागना नहीं पड़े। लेकिन आगामी चुनाव में देखिएगा दिल्ली की जनता इनको कैसे भगाती है। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, 2018, 19, 20 या 14, 15 की बात करें, अरविंद केजरीवाल की जैसी छवि हुआ करती थी, अब उसमें डेंट तो लगा है, आप मानेंगे या नहीं? यदि छवि में डेंट लगा होता तो कोर्ट में खड़ा होकर के अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे होते कि जज साहिबा आप अपने आप को इस केस से अलग कर लीजिए, क्योंकि आप आरएसएस की पार्टी में मीटिंग में 4 बार जा चुकी हैं। ऐसा कहने की हिम्मत चाहिए थी ना, ईमानदारी तो है। कोर्ट में खड़ा होकर कौन बोलता है? ईमानदार बोलेगा। पुलिस की आंख में आंख डालकर कौन जवाब देगा? जो ईमानदार होगा। अब आलोक जी हमारे फैक्ट्री चला रहे हैं, भाजपा नहीं करे थे इनको पर नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, इनकी मजबूरी है। ऐसे ही लोगों को मजबूर कर दिया गया है देश में। और जो लोग मजबूर हो जा रहे हैं, जो डर जा रहे हैं, वो भाजपा का दामन थाम ले रहे हैं, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो झंडा लेकर घूम रहे हैं ईमानदारी का। चलिए आलोक जी के पास चलते हैं, आएंगे आपके पास सर। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया था अभी संजय जी ने, और ये बात तो सच है सर। हम बीजेपी के इतिहास को देखें, जब जनसंघ से बीजेपी बनी थी 1980 के आसपास, उसके बाद जब तक अटल आडवाणी जी के हाथों में बीजेपी थी, बीजेपी में विचारधारा को महत्व ज्यादा दिया जाता था। साम दाम दंड भेद से सिर्फ चुनाव जीतना पार्टी का काम नहीं था उस वक्त विचारों पर अडिग रहना, विचारों के लिए काम करना पार्टी का काम हुआ करता था बीजेपी का। लेकिन हम देखते हैं 2014 के बाद जब मोदी और शाह का युग आता है, तो फिर बीजेपी अपने आप में खुलापन लाती है। विचारधारा आपकी कोई भी हो, अगर आप जिताऊ हैं, अगर आप वोट बटोर सकते हैं, अपनी सीट जीत सकते हैं, तो आइए आपका स्वागत है। हम फिर देखते हैं कांग्रेस वाले हिमंता विश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और भी बहुत सारे नेताओं को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी खास हुआ करते थे, आज केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे बहुत लंबी सूची है सर। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब विचारों से समझौता कर रही है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, खुद को ताकतवर करने के लिए? आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं संजय भाई के कथन को सुन रहा था, जोर शोर से बोल रहे थे। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आपके तो आप बहुत प्रबल प्रवक्ता थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर थे, आपने क्यों आपसे अपने को अलग कर दिया? और दूसरी बात, इतने लोग अलग हुए, सब अपने अपने आप में एक महारथी हैं आज की डेट में भी इंडियन पॉलिटी में या अपने अपने क्षेत्र में, वो लोग क्यों गए? चलिए राघव चड्ढा का मैं मान सकता हूं, छोड़िए हटाइए बात, लेकिन और जितने लोगों के नाम मैंने गिनाए वो लोग क्यों गए? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। एंड पावर करप्ट्स, ये पूरी दुनिया जानती है। अच्छा साधु को जब पावर मिलता है तो डिस्को करने लगता है, जो राम रहीम ने किया, फिल्म बनाने लग गया जब पावर आई उसके हाथ में। तो जो एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, वही हुआ इनके साथ। इतना ज्यादा डिक्टेटरशिप में आ गए, मैं ही हूं और मैं ही हूं, और ये मैं इनको खा गया। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो हम तो युग बदलने के साथ साथ युवाओं को भी बदलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया जिसकी हमने परिकल्पना की थी। एक उत्कृष्ट राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र, आज वो साकार हो रहा है। लेकिन आलोक जी, आप इतने लंबे वक्त से राजनीति देख रहे हैं, आपने अपने आगे बहुत कुछ होते हुए देखा है, बीजेपी को बदलते हुए देखा है, आपने अटल आडवाणी जी का युग भी देखा होगा। क्या आपको लगता है अगर अटल आडवाणी जी अभी बीजेपी उनके हाथों में होती, तो क्या किसी ऐसे नेता को जो आरजेडी में रह चुका है और भी कई सारे दलों में रह चुका है, उसके बाद बीजेपी में आया है, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना देती पार्टी? देखिए, अगर मैं 1980 से भाजपा का मेंबर,
जब से भाजपा की स्थापना हुई है। अगर अटल और रानी जी रहते तो शायद नहीं बनाते, लेकिन युग के साथ परिवर्तन होता है। अब आप सोचिए, हमारी मां अपने घर में बरामदे पे बगैर घूंघट के नहीं आ सकती थी। मकान के लॉन में घूमना तो दूर की बात, आज मेरी वाइफ पूरे लॉन में घूमती है, सिर पर कोई पल्लू भी नहीं रहता है, और लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। तो युग बदलता है तो उसके साथ साथ परिवर्तन भी लाता है। जीन्स पहनना हमारे यहाँ के लड़कियों को बिल्कुल निषेध था, लेकिन आज सब पहन के घूम रही, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो युग परिवर्तन के साथ साथ जी, युग जब चीजें करवट बदलती हैं तो उसमें बहुत सी बदलाव आती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए एक मिनट। जी 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 बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी गर्व के साथ सीना ठोक कर इस बात को कह सकती है कि हमारी जहां कहीं भी सरकारें रही हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे राज्य में हो, हमारे यहाँ का एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी दल से आया हो और सत्ता में हो, वो किसी घोटाले में लिप्त नहीं पाया गया है। कोई स्कैमस्टर नहीं है। और लेकिन संगत बहुत कुछ सिखा देती है। घोटाले की जांच करने वाली एजेंसियां भी तो आपकी ही हैं। बुरों की संगत बुरा बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का संगत राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम और दोस्ती और एकता का पैगाम देने का काम करता है। यहाँ पर नहीं चलेगी किसी की दाल की इधर उधर करे। आपके पास आएंगे आलोक जी, पैसा कमा ले। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, ये जो 7 राज्यसभा के सांसद गए हैं, इन पर मेरा ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद फिर हम बातचीत के अगले हिस्से में चलेंगे। आपको क्या लगता है, अभी ये आम आदमी पार्टी में थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक। आम आदमी पार्टी बीजेपी की तुलना में काफी छोटी पार्टी है और उसमें ये चमकते हुए सितारे थे, केजरीवाल जी के करीबी थे, लेकिन अब एक समंदर में जा चुके हैं। बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता होंगे, क्या आपको लगता है कि इनका भविष्य क्या होगा आपके हिसाब से? क्या बीजेपी इन्हें बड़ा पद देने वाली है या फिर इस्तेमाल करके इनको साइड में कर देगी? चलिए, संजय जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। आलोक जी, आपसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये जो नेता गए हैं, आपके हिसाब से बीजेपी इनका क्या करने वाली है? क्या इन्हें बड़ा पद देगी कोई, या फिर जैसे हमने देखा था हरियाणा में 2019 में दुष्यंत चौटाला अपनी छोटी सी पार्टी बनाते हैं, अच्छी सफलता मिलती है उनको, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, 10 विधायक चुनकर आते हैं, आप लोग उन्हें साथ में रख लेते हैं, 5 साल सरकार चलाते हैं, फिर जैसे ही आपको लगता है दुष्यंत चौटाला की ताकत खत्म हो गई है, उन्हें साइड लाइन कर देते हैं। आज उनकी क्या स्थिति है आप देख पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे आप, राघव चड्ढा, बाकी लोगों का? देखिए बाबा जी, आप बहुत छोटे आदमी से बहुत बड़ा प्रश्न करती है। राघव चड्ढा का हश्र क्या होगा ये बताने की हैसियत में आलोक वत्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, और नहीं अच्छा काम करेंगे तो लाइन में लगे रहेंगे। लाइन बहुत लंबी है सर, लेकिन लाइन लंबी इसलिए है कि देशभक्त अब ज्यादा पैदा कर दिए हम लोगों ने। चलिए, राष्ट्रभक्ति ज्यादा आ गई है लोगों के अंदर, ये हमारी क्षमता है। और हमारे संगत में रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि साधु बन जाएगा। चोरी तो नहीं करने देंगे राष्ट्र का संपत्ति का, और जो जिसके लायक है उसको उस पद पर सुशोभित भी करेंगे। इसी कड़ी में हेमंता विश्व शर्मा को लाया गया, और इसी कड़ी में और भी कोई जो आए होंगे, इसी कड़ी में लाया गया है। बिल्कुल। चलिए, आखिरी कुछ सवाल हैं। परफॉर्मेंस इज द मेन की। चलिए आलोक जी, आखिरी कुछ सवाल हैं। वैसे राज्यसभा सांसदों के शामिल होने के बाद अब बीजेपी राज्यसभा में बहुत ताकतवर हो गई है, अब बहुमत से बहुत ज्यादा अकेले दम पर दूर नहीं है जी। इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी संख्या 7 राज्यसभा के मेंबर अगर हमारे पार्टी में आए हैं तो हम निश्चित तौर पर मजबूत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो वो आंकड़ा है मेजोरिटी का, उसकी अब लगभग बहुत नजदीक तक पहुंच चुके हैं जी। आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा में हमारी मेजोरिटी है,
उसी तरीके से हमारी मेजोरिटी राज्यसभा में भी होगी। नहीं, राज्यसभा में तो एनडीए बहुमत में ही है सर, अकेले दम पर बात हो रही थी। आलोक जी, क्या मैं लगता है अकेले कि दम की बात कर रहा हूँ। जी, लोकसभा में कहां बहुमत में है सर? 240 है आपके पास। अरे तो हमारे एलाइंस के साथ तो हम बहुमत में है ना। क्या आपको लगता है कि लोकसभा सांसदों की संख्या भी बढ़ने वाली है? कहीं थोड़ा बहुत टूट हो सकती है? अब इतना सीआईडी गिरी तो हम नहीं करते रहते हैं दूसरे दलों में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब काम हम लोग चलिए, के लेवल के ऊपर का है। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल है सर। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? बीजेपी तो दावा दूसरे कर रही है कि चरण इस में बार हम जीत जाएंगे। देखिए, दूसरे चरण में जो वहां प्यार बह रही है, उस प्यार का नाम है विकास, और विकास का दूसरा नाम है हिंदुस्तान में, भारत में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उस प्यार में, उस आंधी में, उस तूफान में इस बार गुंडे मवाली, धमकाने वाले, रेपिस्ट, जमीन हथियाने वाले और ये जो बाहर से आके बसने वाले, इन सब की किरकिरी होने वाली है। मैं 2,40,000 पुलिस कर्मियों की, अर्धबल सैनिकों की को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने वहां के दबे कुचले डरे लोगों को घरों से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार करने का, प्रयोग करने का मौका दिया। वो बधाई के पात्र हैं। और अभी अमित शाह जी का आपने बयान भी सुना होगा कि 2 महीने तक वो वहां रहेंगे। होता क्या है कि अगर मान लीजिए संत नाम का व्यक्ति ने वोट दे दिया हमको, तो सलाउद्दीन नाम के व्यक्ति ने उसको अपनी आंख पर चढ़ा लिया, चुनाव खत्म होने दो, हम तुमको ठीक कर देंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अर्धसैनिक बल वहां 2 महीने तक रहेंगे। और जब हमारी सरकार ओथ ले लेगी तो फिर ये सब अपने अपने फील्ड में घुस जाएंगे। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार आप जीतने ही जा रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं सर कि हो सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो, ममता जी के पक्ष में बहुत सारी वोटिंग हुई हो। ये हम लोग एक कर्मठ, सच्चे, ईमानदार सिपाही हैं पार्टी के, और हम लोग अपने कर्म की बदौलत, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत इतनी आगे तक आए हैं। और हमारे जो भी लीडरान हैं वो पहले कार्यकर्ता है, बाद में वो किसी पद पर हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ने देखा आपने किस तरीके से प्रचार में धुआंधार प्रचार किया। वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से इस काम को कर रहे हैं। हमें फक्र है ऐसे कार्यकर्ताओं पे। तो हम उसी के दम पर कह रहे हैं कि जितना हमने सघन काम किया है वेस्ट बंगाल में, इस बार वेस्ट बंगाल की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। पर ये अटकलें हैं। कहते हैं ना, कहते हैं उम्मीद पर जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही ना हो। हम लोग तो 2 पर थे वैभव जी, अब 200 यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत त्याग या तपस्या किया है, बहुत लाठियां खाई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है सर, हम फिर घूमकर वहीं आ रहे हैं। जिन्होंने लाठियां खाई, जो गांव-गांव पैदल चले, जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को बड़ा करने में अपना योगदान दिया, वो तो सत्ता के लालसा में रहे ही कि उन्हें कोई कभी पद मिलेगा, लेकिन बाहर के लोग आकर तुरंत मलाई खा ले रहे हैं। देखिए, बंगाल की बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं? आप वैभव मिश्रा जी आज बहुत तेज तर्रार और जाने माने एंकर में गिने जा रहे हैं। 30 वर्ष 40 वर्ष बाद भी क्या आपकी यही स्थिति रहेगी? युग परिवर्तन, समय परिवर्तन, चलिए उसके बाद उम्र का तकाजा, ये सब चीजें भी तो मायने रखती हैं। चलिए, आडवाणी जी को आज भी हम अपने श्रेष्ठतम लीडरों में मानते हैं। अटल जी को हम अपने श्रेष्ठतम लीडर में मानते हैं। हमारा संस्कार नहीं कहता है कि हम अपने किसी लीडर को कहीं से भी तिलांजलि देने का काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, बाकी राज्यों में क्या उम्मीदें हैं? असम में क्या होने वाला है आपके हिसाब से? चुनाव तो वहां हो चुका है। तमिलनाडु में आपको कुछ उम्मीदें हैं? एआईएडीएमके के साथ तो गठबंधन कर लिया था आपने। हम असम में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। हम केरला में अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से
दर्ज करेंगे। तमिलनाडु में भी हमारा अच्छा खासा खाता खुलेगा। चलिए आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप वन इंडिया के साथ जुड़े और आपने तर्कश में अपनी बातें रखी। तो अपडेट यही है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही संकट के दौर से गुजर रही है। अपने छोटे से इतिहास में उसने इतनी कठिनाइयों का सामना शायद ही किया हो, क्योंकि 7 राज्यसभा के सांसद जा चुके हैं। पंजाब में सत्ता में वापसी हो पाएगी या नहीं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। गुजरात में भी जैसी उम्मीदें लगाई जा रही थी नगर निकाय नगर निगम चुनाव में, वैसी सफलता तो नहीं मिली है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं, क्या ऐसे कैसे पार्टी को एकजुट रख पाते हैं या नहीं, और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जैसा कि हमने बात की, कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे। नतीजे सिर्फ बंगाल में ही नहीं आएंगे, कई सारे और राज्यों में भी आएंगे, असम में भी आएंगे, केरल में भी आएंगे, तमिलनाडु में भी आएंगे। इन सभी राज्यों में क्या कुछ होने वाला है, ये आपको ये जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो सारे अपडेट आपको इंडिया पर लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.